हाय एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अर्थमेटिक सीरीज की एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं और इस नई प्लेलिस्ट में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है। तो रेशियो प्रपोर्शन के बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके रिलेटेड जो भी हमारे एसएससी बैंक या कैंपस प्लेसमेंट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि एक आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स को पहले उससे पढ़ा पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसको समझा जाएगा, फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो मेरा नाम अभिषेक है। मैं बहुत ही जल्द एक नया सेशन लाने वाला हूँ जिसमें मैं अपने बारे में डिस्कस करूँगा, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाई की है, जो भी मैं बना हूँ। और जिससे आपको भी एक लगे कि हाँ मैं क्या पढ़ाता हूँ और मैं किस क्रेडिबिलिटी के साथ पढ़ाता हूँ। तो उसको भी आपको भी एक बार एक जानने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन रखा हूँ मैं, वो जल्दी मैं लाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं अपने बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन होता क्या है और इसको किस तरीके से अर्थमेटिक में यूज़ किया जाता है, इसके रिलेटेड कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। चलो। तो सबसे पहले बेटा समझो पहले रेशियो को बोलते क्या है। देखो, रेशियो को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो रेशियो इज two quantities x and y in the same unit is the fraction x by y is written as x to y। ठीक है। ये तो एक बहुत ही बुकिश भाषा है जो कि मैंने लिखा है ताकि एक बार आइडिया लग जाए कि समझ में आया होता क्या है। अब मैं तुमको समझाऊंगा एक्चुअली में रेशियो का मतलब होता क्या है। ठीक है। 2 मिनट दो। सपोज करो मेरे पास में 5 चॉकलेट्स हैं। ठीक है। ये मैं हूँ, मेरा नाम अभिषेक है, मेरे पास 5 चॉकलेट है। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम गौरव है। ठीक। उसके पास में 10 चॉकलेट्स हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे और गौरव जो मेरा दोस्त है उसके बीच में जो चॉकलेट्स हैं उनका रेशियो क्या हुआ, तो बेटा इसको साफ साफ तुम ऐसा लिख सकते हो 5:1। सॉरी, 5:10। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, जो सिंपलेस्ट टर्म में लिखना होता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1/2 और 1:2। अब इसका मतलब समझो बेसिकली होता क्या है। 1:2 का मतलब बेटा ये हुआ कि मेरे हर एक चॉकलेट पे उस लड़के के पास, जो मेरा के दोस्त है गौरव, उसके पास कितने चॉकलेट्स हैं? 2 चॉकलेट्स हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक चॉकलेट है तो मेरे हर एक चॉकलेट के कंपैरिजन में उसके पास कितने चॉकलेट्स हुई? 2 चॉकलेट्स हुई। तो ये होता है रेशियो का मतलब। रेशियो इज समथिंग लाइक इट्स अ फिजिकल रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक तरीके का रिलेशन है नंबर्स के फॉर्म में, जो कि बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट। ठीक है। जो कि बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट किसी दो पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में। अब ये पर्सन्स हो सकते हैं या फिर तुम्हारा थिंग्स हो सकता है, या फिर आगे जाके कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुमको सैलरी बनेगी किसी की तो सैलरी का रेशियो बताएंगे, या फिर कभी आगे जाओगे प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस में बताएगा कि इतना इतना तुम्हारा क्या कहते हैं कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है इस रेशियो में। तो जब डिवीजन होगा तुम्हारा, जो रिटर्न आएगा उसका किस तरीके से डिवीजन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, ये सारी चीज़ें एक रेशियो में फॉर्म में बनती है। इट्स सिंपली अ काइंड ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज विच एनी पर्टिकुलर एक्स एंड वाई पर्सन आर शेयरिंग। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। ये सिंपली क्या होता है, एक तरीका होता है किसी क्वांटिटी के कंपैरिजन करने का। इसीलिए हमेशा जो रेशियोज होते हैं ना वो सिंपलेस्ट टर्म में लिखे जाते हैं। अब इस भाषा को समझ लेते हैं जो लिखा गया है यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, देखो, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन एक्स बाई वाई। कैसे लिखा है मैंने इसको, अभी यहाँ पे देखो, एक्स बाई वाई के फॉर्म में तो लिखा है, ये एक्स मान लो ये वाई मान लो, तो कैसे लिख दिया मैंने, एक्स बाई वाई के फॉर्म में लिख दिया। एंड इट इज रिटन एज एक्स इज टू वाई। एक्स इज टू वाई के फॉर्म में हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। बात समझ में आई बेटा? एक्स इज टू वाई के फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट टर्म में लिखते हैं। जब तक तुम इसको सिंपलेस्ट टर्म में नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारे पास में चीज़ों का आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से हम उस क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम इसको 1:2 या एकदम मतलब 1 के फॉर्म में लेकर आओ। जहाँ तक वो कट सकता है नंबर, यानी यहाँ तक तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट तुमने देखी होगी, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब समझ में आता होगा। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट को सबसे पहले आप देखो जाके नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट को। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में नंबर सिस्टम के बारे में समझाया है। समझ में आई बात? ठीक है। तो उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एक सेकेंड बस। ठीक है। चलो। अब रेशियो का मतलब समझ में आ गया।
चलो अब दिखाते हैं तुमको हम प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ लो इंग्लिश भाषा क्या लिखी है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, इट कैन बी रिटन एज ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे जो दो रेशियोज है ना, देखो ये दोनों रेशियोज है, ये दोनों क्या है, ये रेशियोज है, ये एक R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब ये दोनों रेशियोज किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है, उनको बोलते हैं प्रपोर्शंस। ठीक है, यानी कि ये दो रेशियोज के कंपैरिजन है। यहाँ पे हम रेशियोज की बात करते हैं, यहाँ पे दो नंबर से कंपैरिजन को हम लोग बोले थे रेशियो। यहाँ पे दो रेशियोज का सेट है। ये दो रेशियोज के जो सेट हैं, इनको जब आपस में तुम कंपेयर करोगे, उसको बोलते हैं क्या, प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि तुमको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे 1:2 प्रोपोर्शनेट टू 8:19। ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है। अब ये ए बी सी डी अगर हो गया, एक सेकेंड, अब ये ए बी सी डी अगर हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये ए क्या हो गया बेटा, ए हो गया तुम्हारा एक्सट्रीम, और डी क्या हो गया, एक्सट्रीम। देखो एकदम साइड में है ना, एकदम साइड वाला मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया। और बी ओ सी क्या हो गया तुम्हारा, मीन हो गया। बी ओ सी क्या हो गया तुम्हारा बेटा, मीन हो गया। तो यहाँ पे ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। ठीक है, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या है, देखो, एक सेकंड मेरे को मिटा लेने दोस्तों जरा। आई होप तुमको रेशो का मतलब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताना कमेंट सेक्शन में, लिख देना क्या नहीं समझ में आया, फिर से बता दूंगा। ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला था रेशियो को कैसे लिखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, लिखा था है ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर ही तो कर रहा हूँ, कंपेयर कैसे करते हैं, इक्वल टू का टर्म लगा के कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट को अगर हमको कंपेयर करना हुआ, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी। आई बात समझ में, b इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा। दैट मीन्स कि मीन प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे, सॉरी, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आया, कैसे लिखा जा सकता है, b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, इन दोनों नंबर्स के बीच में, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, कौन सा नंबर लूँ, चलो ठीक है, मान लो मैंने लिया यहाँ पे 2 ले लिया, और मैंने ले लिया 4 ले लिया। अब इन दोनों का मेरे को पूछा है मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया इन दोनों नंबर का मीन जो होगा ना, उनके प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इसको निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, 2 इंटू 4 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, √8, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे 8 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 2√2 आ गया। ठीक है। तो यानी कि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन कभी भी होगा तो बेटा क्या लिखोगे उसका, √A/B। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको याद रखो, कभी कभी डायरेक्टली इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। बैंक वैंक के एग्जाम जो होते हैं ना, जो थोड़े फास्ट पेपर होते हैं, जहाँ पे तुमसे कुछ कुछ कभी कभी मेमोरी बेस्ड टाइप के सवाल पूछते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी इस तरीके की चीज़ों को पूछ लिया जाता है। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है, द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द रेशियो ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ इज ए सी ई इज टू बी डी एफ। ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है ए सी ई इज टू बी डी एफ। ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशियो बोलते हैं। अब इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो क्या है, ए सी ई बी डी एफ जो मैं बोल रहा हूँ, इसको किस तरीके से लिखा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 रेशियो बनाया इस तरीके से, 1:2 का एक बनाया, ठीक, यहाँ पे बनाया मैंने 8:4 का, और यहाँ बनाया मैंने 3:6 का। ठीक है। तो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो इसको कंपाउंडेड रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक। अब कंपाउंडेड रेशियो में क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये हो गया एफ। तो अब ये हो जाएगा ए सी ई
इज टू बी डी एफ, यही तो लिखवाया था, यही लिखा था ना यहाँ पे, ए सी इज टू बी डी एफ, ये देखो। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए सी बी डी एफ। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1 × 2 × 1 इज टू, ये हो जाएगा 2 × 1 × 2, तो 1 × 2 ये हो जाएगा 2, और ये तो यहाँ पे जाएगा 4, तो कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा 2:4। इसको जाके और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये 1:2 का पार्ट बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंडेड रेशियो को निकालते हैं। वेरिएशन क्या होता है बेटा, पी इज डायरेक्ट। अब वेरिएशन के बारे में थोड़ा समझो पहले, वेरिएशन को कायदे से समझो क्या होता है। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो समझ में आ गया। अच्छा, अब वेरिएशन समझाता हूँ मैं क्या होता है। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है बेटा, एक वैल्यू को अगर तुम चेंज कर रहे हो, ध्यान से सुनना, एक वैल्यू को अगर तुम चेंज कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू कितना चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। क्लास 9-10 तक तो फिजिक्स अपने पढ़ी होगी, और अभी नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी सी फिजिक्स यहाँ पढ़नी पड़ेगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आएगा, उसको तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो क्वांटिक्स का पार्ट है। तो उसी के बेसिस पे समझाता हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने बोला कि ये एक तुम्हारा लेंथ है ट्रैक का जो कि 100 मीटर का है। ठीक, अब यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़का भागना शुरू किया यहाँ से इधर की ओर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, अब इसको बताओ कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। 100 मीटर का ट्रैक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। डिवाइड कर दो सिंपली। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है टाइम। 20 सेकंड लगेगा इसको पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक। अब मान लो दूसरा का लड़का है, ठीक है, दूसरा लड़का है, ये तुम्हारा यहाँ से शुरू किया पहुंचने के लिए, तो ये तुम्हारा मान लो ये भी 100 मीटर के ट्रैक पे जा रहा है, और दूसरा लड़का भी तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, बट ठीक है इसकी स्पीड इससे डबल है। तो बताओ बेटा ये इसको कितना टाइम लगेगा। अब इसको लगेगा टाइम तुम्हारा 10 सेकेंड्स, यही लगेगा ना 10 सेकेंड्स। क्यों लगेगा 10 सेकेंड, इसको इसको 20 सेकेंड क्यों लगा। देखो तुमने क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को जरा देखो। यहाँ पे 100/5 था, तो तुम्हारा आंसर आता है 20। यहाँ पे 100/10 था, तो यहाँ तुम्हारा आंसर आता है 10। आता है। देखो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे पास में जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को तुमने कम किया तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या हो गया, बढ़ गया। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को तुमने बढ़ाया तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है जो कि तुम ऑब्जर्व करके भी पता कर सकते हो, मैं तुमको बस इस पर गौर करा रहा हूँ कि यहीं से वेरिएशन का कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, वेरिएशन हर जगह होता है, बस मैं तुमको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, अब देखो क्या समझ में आया तुमको यहाँ पे वेरिएशन से। यहाँ पे तुमने देखा कि ये है हमारा क्या डिस्टेंस, ये है हमारा क्या स्पीड, ये है क्या हमारा टाइम। चलो स्पीड हम ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी नहीं तो दिखेगा तुमको। ये है हमारा डिस्टेंस, ये है हमारा स्पीड, ये है हमारा टाइम। अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, देखो अब यहाँ पे अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिख रहा है ना यहाँ साफ साफ। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था तो 20 सेकेंड ले रहा था। अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो 10 सेकेंड ले रहा है, यानी कि जो हमारा स्पीड को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम कम हो रहा है। बात समझ में आई। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा स्पीड है अगर उसको हम कम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि बेटा यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है, एक क्वांटिटी को घटाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन है ना वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ एक क्वांटिटी को तुमने बढ़ाया दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यानी कि s की वैल्यू को अगर हम इससे प्रोपोर्शनेशन के फॉर्म में देखें तो यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं, और एल्स हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। p is inversely proportional to q if sum of the constant k is expressed as p is inversely proportional to 1/q। देखो हमने यही चीज लिखी है यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू को तुम बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो दूसरी चीज, अगर मान लो यहीं पे हम लोग कहें कि अगर हमको यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट था, तो हमने यहाँ पे स्पीड के साथ में खेला खेला और टाइम को फॉर्म में हमारे पास में वैल्यूज क्या होती गई, कम ज़्यादा होती गई। ठीक है,
अगर हम कहें कि हमारा जो स्पीड है, या फिर मैं तुमको कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में, सब लोग फिजिक्स तो नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो मैं करंट के फॉर्म में भी एग्जांपल दे सकता था। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सिंपली इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे अगर हमको स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे उसके ऑपोजिट में जो दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है, मेरे को एग्जांपल सोचना दो एक बार। ठीक है चलो। जैसे मान लो मैंने स्पीड बढ़ाया, तो जो गाड़ी में फ्यूल होगा ना, यहाँ पे एक बच्चा था, चलो मान लो इस बच्चे को हटाओ, यहाँ पे मान लो गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी में अगर तुमने फ्यूल जो डाला है, अगर तुम स्पीड बढ़ा रहे हो तो गाड़ी में जो फ्यूल डाला है, तो वो फ्यूल खर्च होने की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। स्पीड बढ़ा रहे हो भाई, ज़्यादा इंजन को पावर लगेगा, तो फ्यूल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो खर्च होने का कैपेसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि फ्यूल का कंजम्पशन भी, इंजन में जो जा रहा है फ्यूल, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। या फिर इसके बच्चे के एग्जाम्पल में सुनना है, तो जो कैलोरीज है, जो कैलोरी इनटेक है, वो क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड बढ़ाने से दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती है। तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। ठीक है। फॉर सम कांस्टेंट के। अच्छा, ये कांस्टेंट का क्या चक्कर है। कांस्टेंट का चक्कर बेटा ये है कि ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कभी भी हटाओगे तो वो कांस्टेंट के फॉर्म में बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, एक तरीके का फ्रैक्शन पार्ट होता है। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला कि एस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या, एक मिनट रुक जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा हुआ ना। अब इसको मेरे को मान लो लिखना होगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एस टी इज इक्वल टू सम के ऑफ कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो होगी ना, और वो वैल्यू हमें पता नहीं है एक्चुअली, वो वन थोड़ी होगी। इसको हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे एस टी इज इक्वल टू वन, हमेशा वन थोड़ी आएगा, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। ऑब्वियसली एस ओ टी का मल्टीप्लाई करो कभी वन नहीं आएगा, वन तो इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन ना। इसीलिए वो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो के कांस्टेंट आता है। ठीक है। इस कांस्टेंट को समझना, जब एग्जांपल्स करेंगे ना हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस के, जब एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे तुमको समझ में आएगा, जब या फिर हम शीट प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे जब तुमको देखोगे तो वहाँ पे तुमको चीज़ें समझ में आएगी। बात समझ में आया। ठीक है। तो एस टी इज इक्वल टू के का मतलब हो गया हमारा कि ये एक कांस्टेंट के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है। राइट। आई होप तुमको यहाँ पे वेरिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में आए हुए कि मैं खुद से बना रहा हूँ, खुद से बनाने वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट फिलहाल में जो हमें क्या टारगेट करना है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आया हुआ है सबसे पहले उनको टारगेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो बैंक पीओ का आया हुआ सवाल है 2007 में। कब का है, बैंक पीओ का आया हुआ सवाल है, कब में भाई, 2007 में आया हुआ है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, इसको बस देखो, करने वाला आंसर था। इसके ऑप्शंस दिए हुए थे बट हम ऑप्शंस पे नहीं जा रहे हैं अभी। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस तुमसे पूछा गया है कि यहाँ पे तुमको लिखना आता है कि नहीं लिखना आता है। बात खत्म। कहोगे सर इतना सिंपल सवाल क्यों करवा रहे हो, बेटा देखो सिंपल सवाल पहले कर लो। ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारे पास में इतना सारा सिलेबस हो जाएगा ना, उसके बाद ये छोटा छोटा चीज़ भी तुम कभी कभी भूलने लगोगे जो रिवाइज नहीं करोगे। तो अभी तो सिंपल सिंपल फ्रेश फ्रेश चीज़ है तो समझ में आ रहा होगा, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें भूलने लगते हो। तो उस टाइम के लिए याद रखो कि इसको भी देख लो एक बार। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इस पर, आंसर निकाल लेना। आई होप तुमको आ जाएगा, आंसर सॉल्व करोगे इसका आंसर एक्स की वैल्यू 9 आएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, जैसे भी कर लो यार, ये तो हो ही जाएगा तुमसे, इसमें क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं जानते हैं, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी है, बहुत कुछ है ये। ठीक है। तो यहाँ पे तुमसे एक्चुअली पूछा गया है कि यहाँ पे एक्स इज टू वाई का वैल्यू कितना होगा। ठीक। ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से मैंने इसको उठाया है।
एक बार उसको देख लो, और एल्स यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले। 2x² माइनस 7xy प्लस 3y² हमसे पूछा है x/y का वैल्यू। अब जो लोग अलजेब्रा बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो लोग अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए शायद ये सवाल करना आसान होगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा एक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक कर देना है, बस बात खत्म, क्वेश्चन वहीं का वहीं खत्म। ये आगे बेटा जीरो है, ठीक है। अगर हम ब्रेक कर दिए इसको, अब ये क्वेश्चन बोलोगे सर ये कैसे कर दिया, कि कुछ नहीं किया बेटा, 7xy को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखे, कहे 6xy xy में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से हमको कॉमन मिल रहा था। ठीक है, यहाँ से हमको कॉमन मिल रहा था इसलिए हमने ऐसे किया। कहोगे सर इस 7xy या 4xy 3xy में क्यों नहीं तोड़ सकते, बेटा तोड़ सकते हो, कॉमन निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तोड़ सकते हो। ठीक है, बस बात ये होना चाहिए जहाँ पे कॉमन मिल जाए और जहाँ से तुमको दोनों साइड का वेरिएबल्स कैसा मिल जाए, सेम टाइप के टर्म्स मिल जाए, वैसा तुम्हारे टाइप में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम टाइप के टर्म्स का क्या मतलब है। यहाँ से मैंने उठाया 2x को कॉमन, ये आ जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, एक्स माइनस 3y। अब जो मैं बोला था ना सेम टर्म सेम टर्म, सेम टर्म का मतलब ये वाला सेम टर्म। ठीक है, ये चीज मैं चाह रहा था। ये चीज तुम अगर 4x 3y से निकाल ले रहे हो तो निकाल लो, कोई बात नहीं, वहां से भी आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, बस सिंपल सी बात है मेरी कि यहाँ पे जो तुम कॉमन टर्म निकाल लो तो वो जो टर्म बच रहा है वो तुम्हारा सेम टाइप का होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, जिनको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आती है बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है, अलजेब्रा का पूरा एक प्लेलिस्ट फिर से बनाया जाएगा, उस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग सिर्फ अलजेब्रा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें 2x माइनस 3y, अब सारी चीज़ में इक्वल टू क्या थी, जीरो थी, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। तो 2x माइनस वाई का मतलब हो गया 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1:2, और x इज इक्वल टू 3y, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/1। तो ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं, 1:2 और 3:1। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोनों आंसर हमारे ऑप्शंस में जो भी होगा वो सही माना जाएगा। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया है हमने, इसको ब्रेक किया है, कॉमन टर्म के फॉर्म में इसको सेपरेट किया है, उसके बाद तो सिंपल सिंपल एल्जेब्रिक गेम था। जिनको एल्जेब्रा नहीं आती है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट आएगी, ध्यान से समझना पढ़ना, फिर से इस क्वेश्चन पे स्विच करना, तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आती है? चलो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ a बाई बी इज इक्वल टू 2:9। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू दी हुई है 2/9 और b की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1/3। ठीक, सिमिलरली b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे दूसरे वाले सवाल की बात कर रहा हूँ, 2/7, और c की वैल्यू दी हुई है 5:14। ठीक है, तो हमसे ये पूछा क्या है, a:b:c:d का रेशियो पूछा है। अच्छा जी, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये वाले वैल्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज करो पहले तो हम लोग उसको देखें कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। अगर a बाई बी का वैल्यू को हम लोग लिखेंगे 2/9 अपॉन 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a है ये b है, तो a को हम लोग ऐसे लिख दिए, b को हम लोग ऐसे लिख दिए। अब किसी को ये नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हो तो बेटा देख लो, शर्माने की कोई बात नहीं है, आँख मत बंद करना अपनी, खोल के देख लो आँख को अपने। ये 3 जो है ना नीचे वाला एकदम ऊपर जाता है, और ये जो 1 है ना ये यहाँ पे जाता है। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ और कोई बताएगा नहीं ऐसे इतनी ज़्यादा आराम आराम से। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3, जिनको नहीं आता उनकी बात बोल रहा हूँ। तो a बाई बी का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। समझ में आई बात? a बाई बी का वैल्यू क्या हो गया, 2/3। अच्छा, अब a बाई बी का वैल्यू अगर 2/3 हो गया, तो हमसे क्या पूछा है, b बाई सी का वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल लें, तभी तो हम आराम से कर पाएंगे ना सवाल को। तो b बाई सी भी देख लो बेटा कितना होगा, सिमिलरली 2/7, यहाँ पे हो गया 5/14। अब जल्दी से करूँगा, 14 ऊपर जाएगा, 7×2 = 14, तो ये हो जाएगा 4/5। तो यानी कि b और c का वैल्यू हो जाएगा 4:5। ठीक, अच्छा,
अब डी बाई सी का वैल्यू पूछा है, डी बाई सी भी देख लो भाई क्या है भाई, डी बाई सी भी, डी बाई सी का वैल्यू अगर हम बात करें तो डी बाई सी का मतलब हो गया 7/10 अपॉन में 3/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 5 टू जा 10, 2 3 और ये जाएगा 7:6, सही है ना। और या फिर अगर हम इसको ऐसा भी लिखेंगे डी बाई सी है ना, तो सी बाई डी हो जाएगा हमारा कितना 6/7। तो हमारे पास में सारे रेशियोज बन चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है यहाँ पे हमें क्या करना है अब इसको सही से लिखना है बस। और इसको लिखने का क्या तरीका है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ ए बाई बी का वैल्यू कितना था, ए बाई बी का वैल्यू कितना था हमारे पास में, ए बाई बी का वैल्यू था 2/3। और फिर हमारे पास में क्या था, बी बाई सी का वैल्यू पूछा, बी बाई सी का वैल्यू कितना था 4/5। सी और ये क्या था, सी बाई डी का वैल्यू कितना था, सी बाई डी का वैल्यू था 6/7। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज अगर हमारे पास में आ गई हैं तो हमको अब इससे क्या बात करनी है, इससे हमें पता करना है कि जो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का वैल्यू कितना होगा, राइट, यही पूछा है ना। तो ठीक है, अब ये ए बाई बी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2:3, क्योंकि वो तो सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, अब बी इज टू सी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग मान लो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो ये देखो, अब यहाँ पे तुमको एक थोड़ा सा ट्रिक लेना पड़ेगा। ट्रिक क्या होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे तुमने लिखा है बी इज टू सी, तो बी इज टू सी का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे कहाँ गया 4:5, और यहाँ पे सी भी है। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, सी ओ सी यहाँ कॉमन, बी ओ बी यहाँ कॉमन, ठीक है। तो बेटा अब ये बताओ, यहाँ पे अगर दो दो चीज कॉमन है तो हमको यहाँ पे किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई, यहाँ पे हमें किसी कॉमन नंबर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि जो हमारा वैल्यू हो वो क्या हो जाए, ताकि जो हमारा वैल्यू वो क्या हो जाए, उस तरीके से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो अब यहाँ पे बी टू सी का वैल्यू है, तो बी टू सी का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4/5, और इसको लिख सकते हैं 4:5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही एक गेम है, यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही एक गेम है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। थोड़ा मैं इस पर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम थोड़ा सा सोचो वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो आंसर है वो कॉमन फॉर्म में आ जाए, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो बताना, और इसके लिए तुमको एडजस्टमेंट कहाँ से कर देखनी पड़ेगी, इस वाले वैल्यू से, 6/7 वाले से, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है वो दोनों में क्या करना है, कॉमन बनाना है। जो सी वाला पार्ट है वो दोनों में क्या करना है, तुमको कॉमन बनाना है, तभी तो तुम्हारा सी दोनों में कॉमन रहेगा तो वैल्यू बनेगी। बात समझ में आई। तो अब ये देखो, बी सी डी का ही गेम बचा हुआ है, सोचो सी वाला पार्ट के लिए कॉमन कैसे बनाएंगे, ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमारा सी वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। अब दोनों चीज के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें देखो 5 है और 6 है, तो दोनों के टेबल में ये कहाँ पे लाई करेगा कि ये तुम्हारे पास में सेम कुछ बना सकता है, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो 4/5 है, अगर हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई किसका, 3/4 का यहाँ पे, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 का, तो ये 4 को कैंसिल खा जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 3:15/4, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जगह बना देता हूँ तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, हमें जो कॉमन सी वाला पार्ट है उसको सेम बनाना है, तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम लोग वहीं पे फंसे रह जाएंगे, ठीक है। बस और कोई बात नहीं है, यही चीज़ को हमें समझना है। देखो ध्यान से, 4 है यहाँ पे, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3/4 से, और यहाँ पे 5 है, इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 3/4 से, तो ये 4 खा जाएगा और ये हो जाएगा 3 15/4। ये तो पार्ट हो गया बेटा बी इज टू सी का। अगर हम सी इज टू डी की बात करें तो सी इज टू डी के में भी हमको इसी तरीके कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या किया,
5/8 लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने 7 5/8 से मल्टीप्लाई किया। दोनों जगह जो भी करोगे सेम ही काम करोगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे बी टू सी था, यहाँ पे सी टू डी है। अब जरा इसको सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 35/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी टू डी का वैल्यू। अब सी टू डी का वैल्यू हो जाएगा 15/4:35:8, और बी टू सी का वैल्यू हो जाएगा 3/3:15/4, ठीक है। तो 3:15/4 यहाँ पे आ गया, 15/4 35/8 यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे सी वाला पार्ट दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये वाला सी वाला पार्ट, ये वाला सी वाला पार्ट कॉमन हो गया कॉमन। अब देखो, अब जरा हम इसको लिखें यहाँ पे अगर ढंग से, तो ये क्या लिख सकते हैं, अब इसको बताओ। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 2:3:15/4 इज टू डी का वैल्यू कितना था, 35/8, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिए क्या कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई सब जगह। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 16, ये हो जाएगा 24, ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16:24:30:35, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक। अब यहाँ पे तुम बहुत लोगों का सवाल आएगा कि सर ये बताइए, जो आपने यहाँ पे सोचा है ना ये 3/4, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं 5/8, ये कैसे सोचेंगे, सवाल आएगा ना दिमाग में कि ये कैसे सोचेंगे। तो बेटा इसके लिए तुम रुको थोड़ा सा, इसके लिए मैं फिर से एक बात अगले सेशन में जब कराऊंगा ना इसका क्वेश्चन, इसके लिए मैं तुमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक दूसरे ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब उस ट्रिक को तुम समझ जाओगे, तो तुमको इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि तुमको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना रहेगा, सिंपल से एक टेबल बनाओगे, एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसमें तुमको दिखाओगे ABCD, और वहाँ पे सिंपली उस नंबर से सीधा मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो नंबर एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा ये सारा रेशो एक बार में निकल आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट कि यहाँ पे तुमको सोचने में टाइम लग सकता है, एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है कि तुम ये चीज़ शायद ना सोच पाओ कि यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सर हमारा जो सी है उसका वैल्यू सेम हो जाए। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला काम करना है हमें, या तो ऑप्शन से क्रॉस चेक करना है, दैट इज़ द स्मार्टेस्ट थिंग यू कैन डू इन द एग्जाम, और एल्स जो मैं अगले सेशन में तुमको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक के लिए वेट करो अगले सेशन के लिए। उस पूरे सेशन में तुमको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि उसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी के लिए मैं तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर कभी भी हमारे पास में नंबर आए तो ट्रेडिशनल मेथड यही होता है करने का कि ए और बी का वैल्यू निकाल लो, सी और डी का निकाल लो, तो जिसमें तुम्हारा एक नंबर कोई कॉमन आ रहा है, उस पर्टिकुलर नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच कि हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आगे जाके हम इसको क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मेथड से करेंगे, जहाँ पे हमको उस पर्टिकुलर ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब आज के सेशन का आखिरी सवाल हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, फटाफट से ख़त्म करते हैं। देखो क्या लिखा है, m/n = 3/2, और यहाँ पे है 4m + 5n का रेशियो पूछा है। तो भाई अगर हम इसको लिख सकते हैं 2m = 3n, और ये बोला है क्या, 4, अच्छा ये भी था 4m - 5n का पावर, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूछा है तुमसे, क्या कर सकते हो बताओ, बहुत तरीके हैं करने के लिए, कैसे करना चाहोगे। इसको ऐसे लिख दो, 4m + 5n अपॉन में 4m - 5n, दोनों ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, m से डिवाइड कर दो, जो मन में है वो कर दो इसके साथ में। तो 4m/n प्लस 5 अपॉन में 4m/n माइनस का 5, ठीक है। तो m/n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3/2, m/n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3/2। अब ये हो जाएगा 4 × 3/2 प्लस 5, और ये हो जाएगा 4 × 3/2 माइनस का 5। बस सॉल्व कर दो, जो भी आएगा आंसर तुम्हारा वही होगा। 2 3 6 5 11, और 2 2 4, 2 3 6 5 1, तो आंसर कितना आ गया, 11 आएगा इसका आंसर, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, और भी तरीका है इसको करने का।
2m इज इक्वल टू 3n, तो इसको 2m है तो 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 5n, और इसको 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 5n, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2m है और ये 2m है, 2m का वैल्यू कितना है 3n है, तो 3n यहाँ डाल दो, 3n यहाँ डाल दो, तो 3 टू जा 6n हो जाएगा, 6 5 11, 6n माइनस 5n, 1n आ जाएगा, तो 11n अपॉन n, n कैंसिल, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस पुट एंड रिप्लेस है। ठीक है, रही बात इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तुम वेट करना। मैं अभी जो तुमको बताया हूँ, मेरा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, ट्रेडिशनल मेथड जैसे मैंने कराया है। अगले वाले जो सेशन शुरू करूँगा उसमें सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा उस फास्ट फॉरवर्ड अप्रोच से, जिसमें कि हम इसको एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सेशन समझ में आ रहा है, चीज़ों को पल्ले पड़ रहा है, और अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस को देखना जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो उस पूरे सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हमें और भी इस तरीके के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नोट्स का चिंता नहीं करना है, नोट्स हम पूरा तरीके से प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, उसमें क्वेश्चन शीट्स भी रहेंगी, तो उसका दिक्कत नहीं उठाना है। बस आपको इस पूरे सेशन में ध्यान से सुनना है क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ, और जो भी कॉन्सेप्ट्स को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना चीज़ों को करते रहोगे, और साथ में पैरेलल में कोई भी एक बुक उठा सकते हो, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा इस स्टेज पे अभी फ़िलहाल में, उसको आप लगाते रहोगे तो जो भी है एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, कैंपस का कोई प्लेसमेंट का अभी प्रोसेस चल रहा हो, तो उसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।